Yeah, it's rewind time. इस वीडियो में हम वांडाविजन सीरीज का कंप्लीट रिकैप करने वाले हैं। अगर आपने ऑलरेडी एपिसोड बाय एपिसोड रिकैप वीडियोस देख लिए थे तो फिलहाल इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। फ्यूचर में जब भी इस अनयूजुअल शो की याद आएगी तब आके इस वीडियो को देख लेना। शुरू करने से पहले पिछले इवेंट्स का क्विक रिकैप कर लेते हैं। सिविल वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के दौरान वांडा और विजन एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फिर थैनोस ने विजन को मारकर उससे माइंड स्टोन छीन लिया और चुटकी बजाकर आधे ब्रह्मांड का खात्मा किया, इंक्लूडिंग वांडा। एवेंजर्स एंड गेम में प्रोफेसर हल्क रिवर स्नैप करके 50% लोगों को वापस लाते हैं। वांडा तो वापस आ गई, बट अब क्योंकि विजन थैनोस के हाथों मारा गया था इसलिए उसकी डेथ परमानेंट है। वांडाविजन सीरीज में दिखाई ये अजीब सी स्टोरी एवेंजर्स एंड गेम के बाद की कहानी है। ट्रेलर देखने से पहले सब सोच रहे थे कि वेट, विजन कैसे जिंदा है, बट ट्रेलर देखने के बाद सब समझ गए कि सारा का सारा शो ही डाउट्स और कंफ्यूजन से भरा होने वाला है। विजन कहां से आया से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि वांडा किधर है। किसी तरह मानो वांडा और विजन सबर्बन सिटकॉम वर्ल्ड में अटक गए। सिटकॉम या सिचुएशनल कॉमेडी सीरीज ऐसे शोज को कहा जाता है जो जनरली लाइव ऑडियंस के सामने शूट होते हैं। यूएस और वेस्टर्न कल्चर में इस तरह के शोज काफी पहले से आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो लोग इस टाइप के थीम से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे क्योंकि इस तरह के सिटकॉम्स हमारे कल्चर का बड़ा हिस्सा नहीं है। फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी तो काफी नए शोज हो गए हैं। यूएस में ऐसे शोज 1950s के दौर से आ रहे हैं। वांडाविजन की कहानी भी 1950s से ही शुरू होती है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये लोग डिकेड वाइज जंप लेते हुए मॉडर्न टाइम में आएंगे। आई थिंक जब भी कोई बड़ा चेंज होगा या फिर वांडा और विजन अपने आसपास की रियलिटी को देखकर सवाल पूछने लगेंगे तब इनका ध्यान भटकाने शो डिकेड जंप लेगा। अब इनकी इस फेक रियलिटी को एक्चुअल में कौन कंट्रोल कर रहा है वो तो आगे ही समझेगा। एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि न्यूली मैरिड कपल यानी वांडा और विजन सबर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए। ये कहां से आए, यहीं पर क्यों आए, कुछ पता नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिटकॉम शोज के एपिसोड्स की शुरुआत होती है, सीधा सेट पर। वांडा विजन अपने पावर्स की मदद से थोड़े प्रैक्टिकल जोक्स मारकर लाइव ऑडियंस को हंसाती है और जल्दी अंदर जाकर सेटल होते हैं। पुराने टीवी शोज वाले फैशन में वांडा सारा दिन हाउसवाइफ का काम करेगी और विजन तैयार होकर ऑफिस जाएगा। फिर अचानक इन दोनों का ध्यान दीवार पर लगे कैलेंडर पर गया। कैलेंडर में 23 अगस्त की डेट पर हार्ट बना हुआ था। दोनों को जरा भी आइडिया नहीं कि वो हार्ट किसने बनाया। इन्हें लगता है कि शायद ये दोनों आज के इंपॉर्टेंट दिन को भूल गए, इसलिए दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें आज के स्पेशल ओकेशन के बारे में सब पता है। विजन अपना लुक चेंज करके ऑफिस चला गया और वांडा अपने डेली हाउस वाले कामों में लग गई। अगस्त 23, क्या हुआ था अगस्त 23 को? कुछ देर बाद इनकी पड़ोसन एग्नेस आकर वांडा से मिलती है। देख के लग रहा है कि वांडा और एग्नेस अब साथ मिलकर अपनी गर्ल गैंग बनाएंगे। अगेन इस टाइप का सेटअप पुराने सिटकॉम्स वाले शोज में बड़ा कॉमन था। हस्बैंड जाकर ऑफिस में दोस्त बनाएगा और हाउसवाइफ्स घर बैठकर किटी पार्टीज। पहले ही मुलाकात में एग्नेस और वांडा की बॉन्डिंग एकदम स्ट्रांग हो गई। दूसरी तरफ विजन ने नई कंपनी को ज्वाइन करते ही उनकी प्रोडक्टिविटी को 300% बढ़ा दिया। प्रोडक्टिविटी तो 300% से बढ़ गई, बट कंपनी में किसी को पता नहीं कि ये लोग प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशनल फॉर्म्स। इधर एक बात साफ हो गई कि इनकी रियलिटी में मौजूद सारे लोग बस अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उन्हें बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, मानो जैसे आरपीजी गेम्स के साइड कैरेक्टर्स। इसीलिए जब भी ये लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे बस अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं। मतलब एक्टिंग करने की एक्टिंग, मानना पड़ेगा एक्टर्स को। क्रिएटर्स ने जानबूझकर ऐसा दिखाया ताकि हमें पूरा टाइम इनकी रियलिटी फेक लगे। हमें क्या, धीरे धीरे इन दोनों को भी इनकी रियलिटी फेक लगेगी। विजन को फाइनली पता चल गया कि आज कौन सा स्पेशल ओकेजन है। कंपनी के न्यू एम्प्लॉय डिनर प्रोग्राम के हिसाब से विजन ने अपने बॉस और उसकी बीवी को घर खाने पर बुलवाया था। वांडा को लगता है कि शायद आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, बट वेट, अभी तो ये न्यूली मैरिड कपल बने थे। और जैसे कि एग्नेस ने नोटिस किया, वांडा ने कोई वेडिंग रिंग नहीं पहनी। फिर एग्नेस वांडा से रोमांटिक कपल डिनर की प्लानिंग करवाती है। विजन वांडा को फोन करके बताने वाला था कि आज डिनर पर उसके बॉस आने वाले हैं, बट वांडा उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके घर में फुल रोमांटिक माहौल बनाती है। मिसकम्युनिकेशन के कारण वांडा विजन के बॉस का नाइट गाउन पहने स्वागत करती है। फिर इसे यूरोपियन ट्रेडिशन बताकर वांडा विजन किसी तरह इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेते हैं। विजन के बॉस का नाम मिस्टर हार्ट है, HART, इसीलिए उसने डिनर को याद रखने कैलेंडर पर हार्ट बनाया था। वाह वाह भाई वाह, इनके प्रॉब्लम्स तो बस अब शुरू ही हुए हैं। आई मीन लास्ट मोमेंट पर 4 लोगों का 5 कोर्स डिनर कहां से लाएंगे ये लोग। बट वेट, एग्नेस के पास इत्तेफाकन सारा सामान अवेलेबल था। वो पीछे के दरवाजे से किचन में एंट्री मारकर वांडा को रॉ मटेरियल और रेसिपी देती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वांडा प्रेशर में डिनर नहीं बना पाती और सबके लिए वाइन के साथ ब्रेकफास्ट सर्व करती है। डिनर में ब्रेकफास्ट, इन्हें लगता है कि शायद ये भी कोई यूरोपियन ट्रेडिशन का पार्ट होगा। डिनर के दौरान गेस्ट वांडा विजन से ढेर सारे पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि वो कहां से आए, शादी को कितने साल हुए, बच्चे कितने हैं, नहीं है तो क्यों नहीं, और दोनों का फ्यूचर प्लानिंग क्या है।
सरप्राइजिंगली इन दोनों के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं। धीरे धीरे इनके आसपास की रियलिटी ब्रेक होने लगती है। मतलब दोनों भाप लेते हैं कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है। पर तभी मिस्टर हार्ट के गले में खाना अटकता है और ये हो गया फटाक से टॉपिक चेंज। मानो इनकी फेक रियलिटी को प्रोटेक्ट करने किसी तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म, और ये डिफेंस मैकेनिज्म काम भी कर गया। मिस्टर हार्ट विजन और वांडा से काफी खुश हुए हैं और वो उसका प्रमोशन भी कर देंगे। गेस्ट के जाने के बाद वांडा दोनों के लिए वेडिंग रिंग्स बनवाती है और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। एंड सीन में हम देखते हैं कि कोई स्वॉर्ड के कंट्रोल रूम में बैठा सारे सिमुलेशन पर नजर रखे हुए है। फैंस का मानना है कि ये स्वॉर्ड या सेंटिएंट वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट आगे चल के MCU में शील्ड की जगह लेगा। वेल, कॉमिक्स में स्वॉर्ड बस आउटर स्पेस के खतरों को हैंडल करता था। पता नहीं ये वांडा पर क्या स्टडी कर रहे हैं। आई थिंक ये एक टाइप का हिंट होगा कि शायद वांडा वाकई में किसी पॉकेट यूनिवर्स में अटकी है। स्वॉर्ड एंड शील्ड साथ में भी हो सकते हैं। लेट्स सी। पूरे 30 मिनट बुरी तरह से कंफ्यूज करने के बाद फाइनल सेकंड्स में एक्साइटमेंट को वापस बढ़ा दिया। मान गए MCU को। ओके, एपिसोड 2। वांडा किसी डरावनी आवाज की वजह से सो नहीं पा रही, इसलिए वो खिड़की के बाहर आवाज के सोर्स को चेक करने विजन को उठाती है। थोड़ी हीरोगिरी दिखाने के बाद जोरदार आवाज को सुनकर विजन भी बिस्तर में छुप जाता है। फिर वांडा उनके बेड्स को साथ मिलाकर अपनी पावर्स की मदद से आवाज का सोर्स चेक करती है। कुछ नहीं, बस झाड़ियों के टकराने की आवाज थी। ये बेसिकली सिग्नल्स हैं इनको याद दिलाने के भाई तुम्हारी रियलिटी फेक है। अगले दिन वांडा विजन मैजिक शोज की प्रैक्टिस कर रहे थे। पड़ोसियों पर इंप्रेशन मारने इन दोनों ने टाउन में चले टैलेंट शो में हिस्सा लिया है, किसी तरह का फंड रेजर फॉर द चिल्ड्रन। फॉर द चिल्ड्रन। प्रैक्टिस पूरी होने के बाद विजन आवाजों की कंप्लेंट दिखाने टाउन हॉल जाता है। विजन के जाने के बाद वांडा को फिर से कोई आवाज आती है। बाहर जाकर चेक करने पर इसे झाड़ियों में पड़ा एक टॉय हेलीकॉप्टर मिला। सारी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में ये खिलौना ही रंगीन है और साथ ही साथ इस पर स्वॉर्ड का लोगो बना है। अब या तो ये स्वॉर्ड का भेजा कोई सर्विलेंस ड्रोन है या फिर एक्चुअल हेलीकॉप्टर जो वांडा की कंट्रोल रियलिटी में उसे खिलौने की तरह दिख रहा था। एज यूजुअल, इससे पहले कि वांडा इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचे, एग्नेस आकर उसका ध्यान भटकाती है। डिफेंस मैकेनिज्म। एग्नेस यहाँ पर वांडा विजन के मैजिक शो के लिए पेट रैबिट लेकर आई थी। फिर एग्नेस वांडा को अपने साथ इवेंट होस्ट यानी टाउन के रोटरी क्लब लेकर जाती है, जिसकी लीडर है डॉटी। ये फंड रेजिंग टैलेंट शो इन्हीं के क्लब ने ऑर्गेनाइज किया है। वांडा डॉटी को देखते ही समझ गई थी कि इस बंदी में कूट कूट कर एटीट्यूड भरा है। यही ग्रुप मीटिंग के दौरान वांडा की मुलाकात जेराल्डीन से होती है और इसी मीटिंग में डॉटी ने डेविल इन द डिटेल्स का रेफरेंस भी यूज किया था। शायद यह मेफिस्टो का हिंट है। मीटिंग पूरी होने के बाद डॉटी ने वांडा को सफाई में मदद करने रोक लिया था कि तभी पास में रखे रेडियो से कोई वांडा को पुकारता है। मानो कोई इसकी कॉन्शियसनेस से बात करना चाहता है कि तुम्हारे साथ ये रियलिटी वाला गेम कौन खेल रहा है। अगेन रियलिटी ब्रेक होते ही डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया और डॉटी अपने हाथ में पकड़ा ग्लास फोड़ देती है। ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में डॉटी के हाथ से निकला खून भी कलर था। मतलब शायद डॉटी भी किसी तरह रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। एपिसोड 2 में चले सिटकम के दौरान हम ऑडियंस के लिए 2 स्पेशल्स ऐड भी आते हैं। पहले स्टार्क इंडस्ट्रीज का बनाया टोस्टर और दूसरी हाइड्रा की बनाई स्विस वॉच। स्टार्क इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रा, इन दोनों का ही वांडा की लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। आई थिंक कोई है जो ये सारी चीजें याद दिलाकर वांडा को इस फेक रियलिटी से निकालना चाहता है। अब या तो ये किसी बाहर वाले का काम है या फिर वांडा की अपनी कॉन्शियसनेस ही उसकी मदद कर रही है। पड़ोसियों से मिलकर कंप्लेंट लिखवाते वक्त विजन च्युइंगम खा लेता है। ये च्युइंगम विजन के पेट में घुसकर उसके गियर्स में अटकता है। नथिंग सरप्राइजेस मी एनीमोर। ये च्युइंगम विजन की बॉडी पर ड्रग्स की तरह इफेक्ट करने लगा। मतलब भाई का दिमाग चलना बंद हो गया। विजन टैलेंट शो अटेंड करके उनके मैजिक एक्ट की बैंड बजा देता है। च्युइंगम के नशे में धुत विजन मैजिक ट्रिक्स की बजाय पड़ोसियों को अपने असली पावर्स दिखा रहा था। मामला हैंडल करने वांडा उसके पावर्स को एज अ मैजिक ट्रिक दिखा रही थी। किसी तरह शो को खत्म करके वांडा विजन की बॉडी से वो च्युइंगम निकाल देती है। इन दोनों को लगा था कि उन्होंने टैलेंट शो बर्बाद कर दिया, बट रोटरी क्लब उल्टा इनके परफॉर्मेंस से खुश होकर इन्हें अवार्ड देता है, फनी मैजिक एक्ट समझ के। घर वापस आकर वांडा विजन फॉर द चिल्ड्रन को डिस्कस कर रहे थे कि तभी अचानक वांडा प्रेग्नेंट हो जाती है। व्हाट? साला एक कंफ्यूजन से निकलो कि दूसरा आ गया। ये फॉर द चिल्ड्रन का कनेक्शन कहीं इनके आने वाले चिल्ड्रन से तो नहीं? वांडा को इंस्टेंटली प्रेग्नेंट देखकर कंफ्यूज होने की बजाय विजन उल्टा खुश हो गया। तभी अचानक फिर से इन्हें वो डरावनी आवाज आती है और इस बार वो आवाज झाड़ियां नहीं कर रही। ये दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि कोई बी कीपर का कॉस्ट्यूम पहने रास्ते में लगे मैन होल से बाहर निकलता है। इसके सूट के पीछे भी स्वॉर्ड का लोगो बना था। अनदर रियलिटी ब्रेकिंग मोमेंट। वांडा इस बंदे को देखकर फौरन नो बोलती है और इसके नो बोलते ही रिवर्स होकर ये दोनों घर के अंदर जाते हैं। मानो वांडा ने फिर से रियलिटी चेंज कर ली। धीरे धीरे आसपास की सारी दुनिया रंगीन होने लगी। मतलब वांडा विजन ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड से निकलकर नए डिकेड में आ गए। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 में एक चीज तो कंफर्म हो गई, वांडा किसी ड्रीम सीक्वेंस में नहीं बल्कि वाकई में एक पॉकेट डायमेंशन में अटकी है।
अब ये पॉकेट डायमेंशन वांडा ने खुद बनाई है या फिर ये मेफिस्टो का रर्म है, वो तो आगे ही समझेगा। इन फैन थ्रीज और ईस्टर एग्स पर अलग से वीडियो आएगा। फिलहाल फटाफट एपिसोड 3 का रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा कि वांडा विजन ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से 70s के कलरफुल सिटकम वाली दुनिया में आ गए। वांडा प्रेग्नेंट है और विजन फुल कंफ्यूज्ड। अगली सुबह यानी वांडा के प्रेग्नेंट होने के ठीक 12 घंटे बाद विजन डॉक्टर को बुलाकर वांडा का चेकअप करवाता है। डॉक्टर के हिसाब से वांडा ऑलरेडी प्रेगनेंसी के चौथे महीने में पहुंच गई। फिर विजन का कंफ्यूज चेहरा देखकर डॉक्टर उसे बताते हैं कि महीनों को ठीक से काउंट करने फ्रूट्स का रेफरेंस लेना। फिलहाल फीटस पियर के साइज का है और 8वां महीना लगते लगते फीटस हनी ड्यू के साइज का हो जाएगा। आई थिंक ये हनी ड्यू भी बी कीपर जैसा कोई रेफरेंस होगा। पिछले एपिसोड में बी कीपर, इस एपिसोड के ओपनिंग में बड़े बड़े हेक्सागोनल शायद मधुमक्खी के छत्ते का रेफरेंस, और इस सीन में हनी ड्यू। लेट्स सी। बाहर जाकर डॉक्टर विजन को बताते हैं कि अच्छा हुआ मुझे सुबह सुबह ही बुला लिया, दोपहर को मैं और मेरी बीवी बरमूडा घूमने जाने वाले हैं। बरमूडा क्या घूमना भाई, खुद वांडा के बरमूडा ट्रायंगल में अटके हो। तभी विजन का ध्यान उसके पड़ोसी हर्ब पर गया, जो झाड़ियां काटते काटते मूड में आकर उनकी कंपाउंड वॉल को तक काटने लग गया। ये देखकर विजन काफी हैरान है। अगेन कुछ तो गड़बड़ है वाला फीलिंग। अंदर जाकर विजन देखता है कि वांडा अब 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गई। फिर ये दोनों अपने सुपर फास्ट प्राइम डिलीवरी को पूरी तरह से इग्नोर करके बच्चे के स्वागत की तैयारी में लग गए। दोनों में झगड़े चले हैं कि आने वाले बच्चे का नाम टॉमी होगा कि बिली। विजन डायपर चेंजिंग की प्रैक्टिस में लग गया और वांडा ने अपने मैजिक से बेबी के लिए रूम सजा दिया, फुल सारस वगैरह की पेंटिंग के साथ। ये सारस और बच्चे डिलीवर करने वाला लॉजिक पुराने कार्टून्स में तो देखा ही होगा। फिर वांडा को अचानक से प्रेगनेंसी कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं, जिसके बाद वांडा अपना पूरा कंट्रोल खोकर आसपास के एरिया में शॉर्ट सर्किट कर देती है। इन दोनों को डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही सारे पड़ोसी इनकी सच्चाई जान जाएंगे। तभी विजन को फिर से हर्ब और मिस्टर हार्ट वाला इंसिडेंट याद आ गया। इसे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि इधर कुछ तो गड़बड़ चली है। इससे पहले कि ये लोग इस रियलिटी ब्रेकिंग मूवमेंट की और डिटेल में जाएं, इनकी रियलिटी में ग्लिच आ गया और विजन ने फटाक से अपना स्टेटमेंट बदलकर टॉपिक चेंज कर दिया, डिफेंस मैकेनिज्म। अब इस ग्लिच के पीछे वांडा का हाथ था या किसी और का। वांडा को फिर से कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, बट इस बार फॉल्स लेबर के नहीं, मतलब डिलीवरी का टाइम आ गया। इस सीन को थोड़ा सिटकम स्टाइल में दिखाने वांडा के वाटर ब्रेक होते ही पानी छत से आने लग गया। फिर आ गई एपिसोड 3 वाली एड, हाइड्रा सोक फाइंड द गॉडेस विद इन। ये किस गॉडेस की बात हो रही है वो भी फैन थ्रीज वाली वीडियो में ऐड कर देंगे। वांडा का वाटर ब्रेक होते ही विजन भागते हुए डॉक्टर को लेने चला गया और जेरेल्डीन बकेट लेने वांडा के घर आ गई। अपेरेंटली वांडा ने इसकी छत में भी लीकेज कर दिया। जेरेल्डीन से अपना बेबी छुपाने की वांडा बहुत कोशिश करती है, बट पेन की वजह से वांडा के सारे जादू फेल होने लग गए। वो सारस याद है जिसे वांडा ने बच्चे के रूम में पेंट किया था, वह किसी तरह से वो भी जिंदा हो गया और वांडा चाहे कितनी कोशिश कर ले वो गायब होने का नाम ही नहीं ले रहा। फाइनली जेरेल्डीन ने वांडा के सजाए रूम को देख लिया और उसका प्रेगनेंसी सीक्रेट भी बाहर आ गया। वांडा के लेबर में जाते ही जेरेल्डीन बेबी डिलीवर करने में उसकी मदद करती है। भाई बच्चा तो पेट से एकदम सज धज के बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद यहाँ पर विजन भी डॉक्टर को लेकर आ गया। विजन को लगता है कि उसने अपने बच्चे टॉमी की डिलीवरी मिस कर दी। सरप्राइज सरप्राइज, डिलीवरी अभी खत्म नहीं हुई। विजन के सामने वांडा एक और बच्चे को जन्म देती है, बिली। मतलब बिल्कुल कॉमिक्स की तरह ही वांडा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, टॉमी एंड बिली और थॉमस एंड विलियम। वापस जाते वक्त डॉक्टर साहब बड़ा अजीब सा डायलॉग मारते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्हें अपनी बरमुडा की ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि इस तरह के छोटे टाउन से बाहर निकलना काफी मुश्किल काम है। Small towns, you know, so hard to escape. ऑब्वियसली डॉक्टर इस पॉकेट रियलिटी की बात कर रहे थे, नहीं तो इतना थर्राते क्यों। तभी विजन का ध्यान फिर से उसके अजीब पड़ोसी हर्ब पर जाता है, जो एग्नेस के साथ कुछ खुसफुस कर रहा था। पहले तो ये दोनों विजन को कुछ नहीं बताते, बट फिर अचानक से उसे जेरेल्डीन के बारे में पूछते हैं कि जेरेल्डीन अंदर वांडा के साथ है। फिर हम देखते हैं कि अंदर जेरेल्डीन और वांडा की क्या गपशप चली है। अपने जुड़वा बच्चों को देखकर वांडा जेरेल्डीन को बताती है कि इसका भी एक जुड़वा भाई था, पिएट्रो। सरप्राइजिंगली जेरेल्डीन को पिएट्रो के बारे में सब कुछ पता है। जवाब में जेरेल्डीन वांडा को बताती है कि हाँ, वही पिएट्रो ना जो अल्ट्रॉन के हाथों मारा गया था। फाइनली अल्ट्रॉन का नाम सुनते ही सिटकम वाली वांडा एंड गेम वाली स्कारलेट विच बन गई। जेरेल्डीन से गुस्से में पूछताछ करते वक्त वांडा का ध्यान उसके गले में लटके स्वॉर्ड नेकलेस पर गया। बाहर एग्नेस विजन को बोलती है कि उन्हें इस जेरेल्डीन में कुछ गड़बड़ लगती है, ना ही उसकी कोई फैमिली है और ना ही कोई घर, तो वो यहाँ वेस्ट व्यू में क्या करने आई थी। देख के लग रहा है कि हर्ब अच्छी तरह से जानता है कि जेरेल्डीन यहाँ पर क्यों आई है, पर इससे पहले कि विजन को कुछ बताए एग्नेस इसे रोक लेती है। एग्नेस की आंखों में डर देख रहे हो, ये वांडा से डर रही है या फिर मेफिस्टो से? कहीं मेफिस्टो इसका अनसीन हस्बैंड राल्फ तो नहीं? बहुत सारी फैन थेरीज का तो यही मानना है कि शायद एग्नेस का अनसीन हस्बैंड राल्फ ही मेफिस्टो हो
और यहाँ पर इसने एक स्नीकी डायलॉग भी मारा था, But Ralph looks better in the dark, so I'm not complaining. राल्फ अंधेरे में अच्छा दिखता है, सो शी इज नॉट कंप्लेनिंग। जेरेल्डीन के बारे में ये सब सुनने के बाद विजन भागते हुए घर के अंदर चला गया, बट वहां पर जेरेल्डीन का कोई अता पता नहीं। वांडा इसे बताती है कि जेरेल्डीन को थोड़ी जल्दी थी, इसलिए वो वहां से चली गई। एंड सीन में हम देखते हैं कि जेरेल्डीन उड़ते हुए वांडा के पॉकेट डायमेंशन से बाहर गिर गई और धीरे धीरे वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो चेंज होकर सिनेमैटिक लेटर बॉक्स में बदल गया। शायद इसका मतलब हम अब रियल वर्ल्ड में आ गए, या फिर वांडा विजन ने अपनी रियलिटी में एक और टाइम जंप ले लिया। जेरेल्डीन के वेस्ट व्यू से बाहर आते ही उसे बहुत सारे गार्ड्स ने घेर लिया, शायद स्वॉर्ड की आर्मी ने। ये लोग जो भी हैं, वांडा की पॉकेट डायमेंशन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किए जा रहे हैं। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 में हम फाइनली सारी कहानी को स्वॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बेसिकली ये लोग भी हम फैंस की तरह ही स्क्रीनशॉट्स ले लेकर अपने फैन थ्योरीज बना रहे थे। एपिसोड 4 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई, द ब्लिप और प्रोफेसर हल्क के रिवर्स स्नैप करने के बाद वाली दुनिया, मतलब इस फ्लो में। इधर जेरेल्डीन की भी रियल आइडेंटिटी कंफर्म हो गई, मोनिका रैम्बो, मतलब कैप्टन मार्वल वाली मारिया रैम्बो की बेटी। द ब्लिप के वक्त गायब होने से पहले मोनिका हॉस्पिटल में अपनी मम्मी के साथ बैठी थी। 5 साल बाद वापस आने पर मोनिका को जबरदस्त धक्का लगता है, ये सुनकर कि 3 साल पहले कैंसर ने उसकी मां की जान ले ली। 3 हफ्ते बाद कैप्टन मोनिका रैम्बो अपनी ड्यूटी पूरी करने स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत मारिया ने ही की थी। यहाँ पर मारिया के नाम के आगे फोटोन लिखा है। कॉमिक्स में फोटोन मोनिका रैम्बो का सुपर हीरो नाम था। ओके, मारिया के गुजरने के बाद और द ब्लिप वाले हादसे के बाद स्वॉर्ड में जबरदस्त चेंजेस आ गए हैं। फिलहाल इस ऑर्गेनाइजेशन को नए एक्टिंग डायरेक्टर टाइलर हेवॉर्ड संभाल रहे हैं। वाकई में टाइलर और मोनिका के बीच का ये कन्वर्सेशन काफी ऑकवर्ड था। इस सीन में मोनिका कैप्टन मार्वल का रेफरेंस भी देती है, एलाइज इन स्पेस। मारिया ने मरने से पहले मोनिका के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स बनाए थे, जस्ट इन केस अगर उसकी बेटी किसी तरह वापस आ गई तो वो थोड़े दिन बस अर्थ से रिलेटेड मिशन पर ही ध्यान देगी, टेरेस्टेरियल मिशंस ओनली, मतलब नो स्पेस वाले एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल मिशन। तो ऐसे ये लोग स्वॉर्ड को वांडा विजन से कनेक्ट करने वाले हैं क्या? मैं पहले से सोच रहा था कि स्वॉर्ड अर्थ पर चले प्रॉब्लम्स पर इतना ध्यान क्यों दे रही है। माना कि थैनोस के स्नैप के बाद इनके नाम के साथ साथ काफी चीजें चेंज हो गई, बट फिर भी थोड़ा ऑड था। एनीवेज, टाइलर मोनिका को न्यू जर्सी के वेस्ट व्यू टाउन में मिसिंग पर्सन को ढूंढने के मिशन पर भेजता है। पहले तो मोनिका को यह सब सुनकर काफी हैरानी हुई कि स्वॉर्ड मिसिंग पर्सन को क्यों ढूंढ रहा है, FBI इतना काम भी नहीं कर सकती क्या? बट लोकेशन पर पहुंचते ही इसके समझ में आ गया कि मामला बहुत गड़बड़ है। वेस्ट व्यू के बाहर मैजिशियन कम कॉमेडियन कम सॉफ्टबॉल एथलीट FBI एजेंट जिमी वू मोनिका का स्वागत करते हैं। वेस्ट व्यू के आसपास रहने वाले सारे लोग किसी तरह के सिलेक्टिव अमनीशिया का शिकार हैं, इंक्लूडिंग यहाँ के पुलिस। टाउन के बोर्ड के नीचे खड़े रहकर भी इनको ऐसा लगता है कि वेस्ट व्यू जैसी तो कोई जगह ही नहीं, और ये लोग ईस्ट व्यू से हैं। मोनिका और जिमी ये सोचकर हैरान हैं कि वो एमनीशिया का असर इन पर क्यों नहीं हुआ। इनकी मेमोरीज कैसे सही से काम कर रहे हैं। मामले की और छानबीन करने मोनिका टाउन के अंदर स्वॉर्ड का ड्रोन भेजती है। ड्रोन टाउन के बाहर लगे एनर्जी शील्ड से टकराकर गायब हो गया। तो भाई वो हेलीकॉप्टर रियल हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि ड्रोन था। जिमी के मना करने के बावजूद भी मोनिका उस एनर्जी शील्ड को छूकर उसके अंदर चली गई, मानो उस टाउन ने मोनिका को अपने अंदर खींच लिया। 24 घंटे बाद स्वॉर्ड अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को लेकर वेस्ट व्यू के बाहर अपना कैंप लगा देते हैं, जिनमें शामिल है एस्ट्रोफिजिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर डार्सी लुइस। इतने सारे एक्सपर्ट्स और स्पेशल फोर्सेस को देखकर ये फौरन समझ गई कि स्वॉर्ड को इनके मिशन के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, इसलिए ये लोग यहाँ पर हर टाइप के एक्सपर्ट्स को लेकर आ गए। अंदर जाकर अपना सेटअप लगाने पर डॉक्टर लुइस को पता चला कि टाउन के अंदर से जबरदस्त CMBR के रीडिंग्स मिल रहे हैं। Cosmic microwave background radiation. जनरली इस टाइप का रेडिएशन बिग बैंग के बाद या फिर नई यूनिवर्स के क्रिएट होने के बाद रिलीज होता है। तो शायद ये प्रूव हो गया कि वांडा वाकई में पॉकेट यूनिवर्स में रह रही है। बट इतना ही नहीं, डॉक्टर लुइस इस रेडिएशन के साथ साथ एक और फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करती है, वांडा विजन सिटकम यूनिवर्स का लाइव टेलीकास्ट। सब लोग तो ये देखकर परेशान हैं कि वेस्ट व्यू के अंदर वांडा क्या कर रही है, और सबसे बड़ा सवाल, विजन कैसे जिंदा बच गया। बेसिकली इन सबको भी वही सवाल आते हैं जो हम ऑडियंस को आ रहे थे। क्या वांडा अल्टरनेट रियलिटी में रह रही है? विजन कैसे जिंदा बच गया? क्या वेस्ट व्यू और बाहर की दुनिया में कोई टाइम डिफरेंस है? इन हेक्सागोनल शेप्स का क्या मतलब? I don't know, and I don't know. जल्द ही ये सारे सिटकम में दिखाए कैरेक्टर्स को रियल वर्ल्ड में आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब वांडा की रियलिटी में मौजूद सारे ह्यूमंस रियल हैं, सोल्स या डीमंस नहीं। एग्नेस के बारे में अब तक कुछ बता नहीं सकते, और हमें फाइनली उस बीकीपर की आइडेंटिटी भी पता चल गई, एजेंट फ्रैंकलिन। ये टाइलर के कहने पर रेडिएशन प्रूफ सूट पहनकर अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू टाउन में घुसा था। एनर्जी शील्ड को क्रॉस करते ही इसका रेडिएशन सूट चेंज होकर बीकीपर के कॉस्ट्यूम में बदल गया। बेचारे एजेंट फ्रैंकलिन के साथ आगे क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। जल्द ही ये लोग सिटकम एपिसोड्स में मोनिका रैम्बो को भी ढूंढ लेते हैं, जो वांडावर्स में जेरेल्डीन का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। फिर डॉक्टर लुइस और जिमी रेडियो सिग्नल्स की मदद से वांडा को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये वाला सीन
बट तभी सिग्नल में ग्लिच आ गया और रियलिटी रीसेट हो गई। इन्हें लगता है कि शायद इनका मिशन फेल हो गया, बट एक्चुअल में जिमी का मैसेज वांडा ने सुन लिया था। इसी दौरान इन्हें यह भी पता चल गया कि इनका भेजा ड्रोन वांडावर्स में जाकर खिलौने में बदल गया, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया के अंदर एक रंगीन खिलौने में। जब जिमी और डॉक्टर लुइस चिप्स खाते हुए एपिसोड 3 को देख रहे थे, तब अचानक जेरेल्डीन के अल्ट्रॉन का नाम लेते ही सिग्नल में सबसे बड़ा ग्लिच आता है। सब सीन्स कट होकर सीधा क्रेडिट्स रोल। ये देखकर डॉक्टर लुइस समझ गई कि कोई तो है जो इस ब्रॉडकास्ट सिग्नल को सेंसर कर रहा है, शायद MCBC, मेफिस्टो सेंसर बोर्ड सेंटर। भाई प्लीज, अगर मेफिस्टो को एंड तक नहीं दिखाया तो हमारा बहुत बड़ा कटने वाला है। इस एपिसोड को देखकर ऑलरेडी ऐसे फीलिंग्स आ रहे थे कि इसके क्रिएटर्स जानबूझकर फैंस के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। वो लोग अच्छे से जानते हैं, जरा भी हिंट दे दिया तो कुछ लोग उसी बात को खींचकर 12 मिनट लंबा यूट्यूब वीडियो बना देंगे। फाइनली हमें पता चल गया कि लास्ट एपिसोड में वांडा और जेरेल्डीन के बीच क्या गपशप हुई थी। अल्ट्रॉन का नाम सुनते ही वांडा समझ गई कि जेरेल्डीन इसकी दुनिया में घुसपैठिया बनकर आई थी। फिर वांडा जेरेल्डीन को अपनी रियलिटी से बाहर फेंक कर विजन के आने से पहले दीवारों की मरम्मत करती है। जेरेल्डीन को बाहर फेंकने के बाद वांडा फिर से अपने नॉर्मल अवतार में आकर बच्चों से खेलने लग गई। तभी विजन आकर उसे जेरेल्डीन के बारे में पूछता है, बट वेट, जब वांडा विजन से बात करने पीछे घूमती है तब उसे विजन का ये माइंड ब्लोइंग रूप दिखता है, इंडिकेटिंग कि विजन शायद वाकई में मर चुका है और ये बस उसका प्रोजेक्शन है। पता नहीं ये क्या बना दिया है वांडा ने, बट जो भी है, वांडा कॉन्शियसली जानती है कि असली विजन मर चुका है। तभी ये सिटकम वाला विजन वांडा को टाउन छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने की एडवाइस देता है, बट वांडा से दिलासा देती है कि वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। डोंट वरी, यहाँ अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ऑब्वियसली इधर ये साबित हो गया कि वांडा ने ये सारी रियलिटी विजन को जिंदा करने के लिए बनाई है। शायद इसी टाउन में रहना वांडा के किसी स्पेशल एग्रीमेंट का हिस्सा हो। यप, आखिरी दम तक हम मेफिस्टो की थ्योरी को नहीं छोड़ने वाले। बाहर रियल वर्ल्ड में मोनिका सबको बताती है कि वेस्टव्यू के अंदर जो कुछ भी चला है उस सब के पीछे वांडा का हाथ है। ओह बाय द वे, रियल वर्ल्ड में रात का टाइम है जबकि वांडा वर्स में दिन चला था। उधर सिटकम वर्ल्ड में एस्पेक्ट रेशियो चेंज होकर फिर से ओल्ड स्कूल बॉक्स शेप का हो गया और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5 में हम 1980s वाले सिटकम्स की दुनिया को देखते हैं। वांडा और विजन अपने न्यूबॉर्न ट्विंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि तभी इनकी रोने की आवाज सुनकर वहां आंटी एग्नेस आ गई। किसी वजह से विजन एग्नेस को उनके ट्विंस को हाथ लगाने नहीं देता। ये देखकर एग्नेस डर के मारे वांडा से वो सीन रिपीट करने की परमिशन मांगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शॉट के खराब होने के बाद उसका रीटेक लिया जाता है, अगेन इंडिकेटिंग कि वेस्टव्यू में रहने वाले सारे लोग वांडा के कंट्रोल में हैं। ये सारा सीन विजन को काफी अजीब लगा, बट तभी इनके बच्चे अचानक से बड़े हो गए और सबका ध्यान मेन टॉपिक से भटक गया। सरप्राइजिंगली एग्नेस इस चेंज को बिना किसी प्रॉब्लम के हैंडल कर रही है। इस सारे सीन में टाइगर और टाइग्रेस का रेफरेंस अभी तक मेरे समझ नहीं आया। बाहर असली दुनिया में मोनिका सॉर्ड के एजेंट्स को अपना वेस्टव्यू वाला एक्सपीरियंस बता रही थी कि कैसे वेस्टव्यू में रहने वाले सारे लोग कॉन्स्टेंटली वांडा के कंट्रोल में दर्द भरी जिंदगी जी रहे हैं। जब ये वांडा के कंट्रोल में थी तब उसने एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीफ फील किया था, इंडिकेटिंग कि वांडा ये सब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कर रही है। फिर एक्टिंग डायरेक्टर टाइलर मीटिंग बुलवाकर सबको दिखाते हैं कि वांडा ने कैसे सोकोविया अकॉर्ड्स और विजन के पर्सनल विल को तोड़कर टॉप सीक्रेट लोकेशन से विजन की डेड बॉडी चुरा ली। तो क्या वाकई में वांडा विजन की डेड बॉडी को अपना पपेट बनाकर वेस्टव्यू में रह रही है, या फिर उसने सही मानों में उसे जिंदा कर दिया? बट वांडा ने माइंडस्टोन को कैसे रिक्रिएट किया? इस बार भी इनके और हम ऑडियंस के सवाल एक जैसे हैं। इधर एक बार नोटिस की, जिमी और मोनिका के दिल में वांडा के लिए फुल सपोर्ट है, बट टाइलर उसे टेररिस्ट मानता है। जिस अंदाज में इसने टेररिस्ट वर्ड बोला, लग रहा है कि क्रिएटर्स दिखाना चाहते हैं कि शायद टाइलर ही खुद एक टेररिस्ट हो। मोनिका के फाइनली समझ में आ गया कि वांडा रियलिटी अल्टरिंग पावर्स की मदद से वेस्टव्यू में चीजों को बदल रही है। वांडा ने मोनिका रैम्बो के बुलेट प्रूफ वेस्ट को 70s के आउटफिट में बदल दिया था। कपड़ों की फोरेंसिक जांच करने पर इनका शक सही साबित हुआ। ओह बाय द वे, डॉक्टर डार्सी ने वांडा की रियलिटी को नया नाम भी दे दिया, हेक्स, उन हेक्सागोनल शेप्स की वजह से। यस, ये वांडा के कॉमिक बुक्स वाले हेक्स पावर्स का रेफरेंस था, रियलिटी एंड प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेटिंग हेक्स पावर्स। इससे एक बात तो साबित हो गई कि अगर इन्होंने वांडा की रियलिटी में इनकी दुनिया से कोई चीज भेजने की कोशिश की तो वांडा का हेक्स मैजिक उसे बदलकर 80s वाले टाइम पीरियड का हिस्सा बना देगा, क्योंकि करंटली अंदर 80 का दौर चला है। अगर इन्हें अंदर कुछ सही सलामत भेजना है तो 80 के दशक वाली टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। इसके अलावा फोर्सफुली अंदर घुसने का एक और तरीका होगा कि वांडा के शील्ड को तोड़ने वाला कस्टम मेड हाई टेक टैंक बनाया जाए। लकीली मोनिका एक ऐसे एरोस्पेस इंजीनियर को जानती है जो इस मामले में इनके काम आ सकता है। मोनिका वांडा की बहुत बड़ी फैन है। उसे तो ये भी लगता था कि वांडा अकेली थैनोस को हरा सकती थी, बट सरप्राइजिंगली जैसे ही जिमी ने यहाँ कैप्टन मार्वल का नाम लिया, मोनिका के चेहरे पर 12 बज गया और उसने फटाक से टॉपिक चेंज कर दिया। जी, मोनिका अचानक कैप्टन मार्वल से नफरत करने कैसे लग गई?
क्या वो कैप्टन मार्वल को अपनी मम्मी की मौत का जिम्मेदार मानती है? उधर वेस्ट व्यू में वांडा के बच्चों को एक पपी मिल गया और हर बार की तरह एग्नेस डॉग हाउस लेकर इनकी मदद के लिए हाजिर हुई। विजन फिर से ये सोचकर हैरान है कि हमेशा एग्नेस सही समय पर सही चीज लेकर कैसे आ जाती है। वांडा विजन का मानना था कि डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने इनके बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं, इसीलिए वो उन्हें समझाते हैं कि उन्हें पेट रखने की परमिशन 10 साल की उम्र होने पर मिल जाएगी। और भाई ये सुनते ही वांडा के ट्विंस अपनी उम्र बढ़ाकर 10 साल के हो गए। शुरुआत में भी एक सीन में हमने देखा था कि वांडा के बच्चों पर उसका मैजिक काम नहीं करता, ये दोनों तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। 10 साल का होते ही वादे के मुताबिक इन्हें पपी पालने की परमिशन मिल गई। एग्नेस पपी के लिए स्पार्की नाम सजेस्ट करती है, अनदर कॉमिक बुक रेफरेंस। ग्रिम रिपर वाली स्टोरी लाइन में स्पार्की विजन के पेट डॉग का नाम था। बच्चे एग्नेस की आंखों के सामने फटाफट बढ़ते जा रहे हैं और इसने उफ तक नहीं किया। लगता है वांडा ने रियलिटी को प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया। विजन को जो समझना है समझ ले, अब बस हुआ। फिर मोनिका, डार्सी और जिमी ने वांडा के पावर्स में एक लूप होल को ढूंढ लिया। जैसे ये लोग वेस्ट व्यू के अंदर रेडियो सिग्नल्स भेज सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही 80s वाले दशक में ये ईमेल्स भी भेज सकते हैं। फिर ये लोग विजन के ऑफिस में मौजूद सारे कंप्यूटर्स पर ईमेल भेजकर विजन तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं। बाकी सबने बड़े ही क्रीपी अंदाज में एक साथ मेल को पढ़कर उसे सिटकॉम वाले जोक में बदल दिया। बट डॉक्टर डार्सी के भेजे ये डिटेल्स विजन की समझ में आ गए। तभी विजन को पता चला कि अगर वो चाहे तो वांडा की रियलिटी में मौजूद चीजों और लोगों को टच करके उन्हें वांडा के कंट्रोल से छुड़ा सकता है। इसी एबिलिटी की मदद से विजन नॉम को वांडा की कैद से बाहर निकालता है। होश में आते ही नॉम ने इसे वेस्ट व्यू की सारी सच्चाई बता दी कि कैसे यहाँ मौजूद सारे लोग वांडा के पपेट हैं। वो अपनी असली जिंदगी को छोड़कर इधर वांडा वर्स के कैदी बन गए। विजन से नॉम का यह दर्द देखा नहीं गया और फिर वो उसकी भलाई के लिए उसे वापस वांडा के कंट्रोल में भेज देता है। लगता है वांडा को भी शक हो गया था कि विजन धीरे धीरे इसके कंट्रोल से छूटने लगा है, इसीलिए वो विजन का ध्यान भटकाने सैटरडे को मंडे बनाकर उसे काम पर भेजती है। बट ऑफिस जाकर तो उल्टा विजन और सेल्फ अवेयर हो गया। मोनिका 80 के दशक वाले ड्रोन को वेस्ट व्यू में भेजकर वांडा से बात करने की कोशिश करती है। नॉट सो सरप्राइजिंगली वांडा के लाइव टेलीकास्ट से वो ड्रोन गायब था। डॉक्टर डार्सी और जिमी का मानना है कि वांडा ने ही ब्रॉडकास्ट सिग्नल को सेंसर करके ड्रोन को मिटा दिया। अनफॉर्चुनेटली वीक सिग्नल की वजह से मोनिका की आवाज वांडा तक नहीं पहुंच पाती और अब वांडा इस ड्रोन को खतरे की तरह देखती है। इसमें खतरा था भी, क्योंकि सीक्रेटली हेवर्ड ने इस ड्रोन में मिसाइल छुपा दिया था। कहा था ना बंदे में झोल है। प्रॉब्लम, हेवर्ड का मिशन बुरी तरह से फेल हो गया। बिग प्रॉब्लम। उसका ड्रोन वापस लौटाने वांडा खुद वेस्ट व्यू से बाहर आ गई। बाहर आते ही वांडा का कॉस्ट्यूम चेंज होकर एंड गेम वाले स्टाइल में बदल गया। फिर वांडा स्वॉर्ड को फुल एंड फाइनल वार्निंग देकर वहां से चली जाती है। रिलैक्स बॉयज, वार्निंग काफी सिंपल थी। तुम मेरे घर आकर मुझे परेशान नहीं करोगे और बदले में मैं बाहर आकर तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। देख के लग रहा है कि वापस जाने पर वांडा ने वेस्ट व्यू की शील्ड को और मजबूत बना दिया। काफी बैडएस सीन था ये। इस एपिसोड के एंड में हमने नाइजीरिया के लागोस सिटी का रेफरेंस देखा, वहीं जहां पर क्रॉसबोम के सुसाइड बॉम्ब से स्टीव रॉजर्स को बचाने के चक्कर में वांडा ने एक्सीडेंटली एक बिल्डिंग उड़ा दी थी। एक्सीडेंटली बिकॉज शी डिडंट मीन टू। Lagos. For when you make a mess, you didn't mean to. बहुत ज्यादा डार्क ह्यूमर हो रहा है मार्वल। इस एपिसोड में पोस्टमैन भैया भी वापस आ गए। सैडली एग्नेस के गार्डन में लगी जहरीली पत्तियां खाकर स्पार्की मर गया, काफी सस्पिशियस तरीके से। क्योंकि वो डॉग मेफिस्टो था। हाँ, मेफिस्टो का रेफरेंस नहीं छोड़ेंगे। पपी के गुजरने के बाद वांडा अपने बच्चों को समझाती है कि ग्रीफ हैंडल करना भी ह्यूमन नेचर का पार्ट है। तुम्हें कभी भी अपनी फीलिंग से भागना नहीं चाहिए। जो गुजर गए उन्हें अपनी यादों में रखकर जिंदगी में आगे बढ़ते रहना। अरे मम्मी जी, पहले खुद तो इन बातों पर अमल करो। बट बच्चे तो बच्चे हैं। वो दोनों जिद करने लग गए कि प्लीज अपनी पावर्स की मदद से स्पार्की को वापस जिंदा कर दो। इससे पहले कि कन्वर्सेशन और ऑकवर्ड बने, वहां पर विजन आकर अपने बच्चों को ठीक से समझाता है। स्पार्की को दफनाने के बाद विजन का कंट्रोल छूट गया और वो फाइनली वांडा से सारे सवाल पूछने लग गया। वेस्ट व्यू के बाहर क्या है? इधर टॉमी और बिली के अलावा बाकी कोई और बच्चे क्यों नहीं दिखते? विजन को खुद अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। वो कौन है, कहां से आया है और वांडा को कैसे जानता है? हर बार की तरह ही इस बार भी रियलिटी के ब्रेक होते ही दरवाजे की घंटी बजती है। डिस्ट्रैक्शन। बट इस बार का सीन थोड़ा अलग है। विजन को वांडा पर जरा भी भरोसा नहीं। उसे लगा कि वांडा ने ही इसका ध्यान भटकाने दरवाजे की घंटी बजाई। बट वांडा ने इधर एक हिंट दे दिया कि वांडा को भी कोई आइडिया नहीं कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। वो तो बस इसे आगे कंटिन्यू कर रही है। जो भी है, इन्हें दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। दरवाजा खुलते ही वांडा और हम ऑडियंस दोनों को ही एक बड़ा सरप्राइज मिला। दरवाजे के बाहर पिएत्रो खड़ा था। एवेंजर्स वाला पिएत्रो नहीं, एक्समैन वाला क्विक सिल्वर। या बेबी, इट्स ऑफिशियल, म्यूटेंट्स एमसीयू का पार्ट बन गए। डॉक्टर डार्सी को लगता है कि शायद वांडा ने पिएत्रो को रिकास्ट कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एमसीयू ने रूडी को रिकास्ट किया था।
पिएट्रो और वांडा एक दूसरे के गले मिलते हैं और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6 के ओपनिंग क्रेडिट सीन में हमने देखा कि पिएट्रो भी अब इनके फैमिली का हिस्सा बन गया। टॉमी और बिली फोर्थ वॉल ब्रेक करके डायरेक्ट कैमरा में बात करने लग गए, कुछ लेट 90s और अर्ली 2000s वाले सिटकम शोज की तरह। दोनों बच्चों को अंकल पिएट्रो की हर एक हरकत कूल लगने लग गई, इवन उसके खर्राटे। पिएट्रो यहाँ सिटकम शोज वाले कूल अंकल्स का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। ये चीज भी फैमिली सिटकम शोज में पहले बड़ी कॉमन थी, कूल अंकल, क्यूट बच्चे और बोरिंग पेरेंट्स। पिछले एपिसोड वाले इंसिडेंट्स के बाद से ही विजन मानो पूरी तरह से बदल गया। वांडा और विजन के बीच अब धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लग गई। विजन नॉम वाले सीन से इतना परेशान है कि उसे तो अपनी फैमिली के साथ हैलोवीन भी नहीं मनाना। सरप्राइजिंगली अचानक से हैलोवीन सेलिब्रेट करने वेस्टव्यू में ढेर सारे बच्चे आ गए। विजन अपने बच्चों को कूल अंकल पिएट्रो के हवाले करके टाउन के नेबरहुड वॉच की मदद करने चला गया। जब से पिएट्रो आया है तब से वांडा भी बड़ा अजीब सा बर्ताव करने लग गई, मानो उसे अपने भाई के जिंदा होने पर डाउट आने लग गया। ओह बाय द वे, इस सीन में वांडा और विजन ने हैलोवीन मनाने अपने क्लासिक कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम्स पहने थे। थोड़ी देर बाद पिएट्रो भी अपने और टॉमी के लिए क्लासिक क्विक सिल्वर कॉस्ट्यूम लेकर आता है, इंडिकेटिंग कि टॉमी आगे चल के स्पीड बनेगा। वेस्टव्यू के बाहर मोनिका, जिमी और डार्सी हेवॉर्ड से झगड़ने लगते हैं, बट हेवॉर्ड के हिसाब से वांडा के बनाए इस नाइटमेयर से निकलने का बस यही एक तरीका है कि वांडा को मार दो। नाइटमेयर, कहीं ये डॉक्टर स्ट्रेंज के विलन नाइटमेयर का ईस्टर एग तो नहीं? जो लोग नहीं जानते, नाइटमेयर ड्रीम डायमेंशन पर राज करता है और इसे अपने साइकिक पावर सोते हुए इंसानों से मिलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में पिएट्रो भी सो रहा था और एंड में हमें कुछ कैरेक्टर सपनों की दुनिया में अटके हुए दिखे। इस एपिसोड में नाइटमेयर से रिलेटेड और भी बहुत सारे ईस्टर एग्स थे, बट टू बी ऑनेस्ट अब इनके कैरेक्टर्स कम्स और ईस्टर एग्स ज्यादा हो रहे हैं। एगाथा हार्कनेस, ग्रिम रीपर, मेफिस्टो और अब नाइटमेयर। ओके, बैक टू द स्वॉर्ड बेस। टाइलर हेवर्ड अपना असली रूप दिखाने लग गया। मोनिका गैंग पूरी तरह से वांडा के सपोर्ट में थी, इसीलिए टाइलर इन तीनों को बेस से बाहर निकाल देता है। यहीं पर टाइलर ने मोनिका और कैप्टन मार्वल के रिलेशन की बात की, उसकी मम्मी का नाम लेकर इस पर पर्सनल अटैक किया और बाद में उसके कम एक्सपीरियंस का मजाक उड़ाकर उसे ये दिखा दिया कि यहाँ पर बॉस कौन है। पहले से इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री एस्थेटिक लग रही थी। बेस से बाहर निकाले जाने के बाद मोनिका और जिमी स्वॉर्ड के गार्ड्स की पिटाई करके सर्वर रूम में घुस गए। यहाँ डार्सी सर्वर्स को हैक करके हैक्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगी। वांडा को अब भी पिएट्रो के रियल होने पर शक था, इसीलिए वो इसे अपने बचपन से रिलेटेड सवाल पूछने लगती है। पिएट्रो फौरन समझ गया कि वांडा उसका इम्तिहान ले रही थी। पिएट्रो को भी नहीं पता कि अचानक उसकी शक्ल कैसे बदल गई और इसे लगता है कि वांडा ने भी इस सपनों की दुनिया यानी शैंग्री-ला को बनाने के बाद अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को लॉक कर दिया। क्या सही है क्या गलत कोई नहीं जानता। तभी हर्ब इसे बताता है कि विजन तो कभी नेबरहुड वॉच की मदद करने आया ही नहीं, तो भाई साहब किधर भटक रहे हैं। विजन का तो कुछ पता नहीं, बट अगर वांडा को कुछ चाहिए या कोई चेंजेस करवाने हैं तो हर्ब इसकी मदद कर देगा। हर्ब भी अच्छे से जानता है कि इस टाउन की क्वीन भी वांडा ही है। वेस्टव्यू के किनारों पे भटकते हुए विजन देखता है कि वहां रहने वाले सारे लोग ग्लिच मार रहे हैं। शायद वेस्टव्यू के कॉर्नर में वांडा के हेक्स मैजिक का नेटवर्क इशू हो। तभी आती है इस एपिसोड की अजीब सी एड, यो मैजिक स्नैक फॉर सर्वाइवर्स। सरप्राइजिंगली एड में दिखाया बंदा लाख कोशिश करने के बाद भी इस स्नैक को बिना खाए ही मर गया। शायद ये बंदा रियल सर्वाइवर नहीं था, इसीलिए यू मैजिक नहीं खा पाया। पिएट्रो वांडा को बताता है कि वो तो बस अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो यहाँ पर वांडा का ग्रीफ बढ़ाने आया था। उसे भी नहीं पता कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में छन्नी बनने के बाद वो जिंदा कैसे बच गया। उसे तो बस इतना ही याद है कि वांडा ने उसे पुकारा और वो रूप बदल के इधर वेस्टव्यू में आ गया। वांडा इससे पूछती है कि रूप के साथ साथ तुम्हारा एक्सेंट भी चेंज हो गया। वेल, बिल्कुल वैसे ही जैसे वांडा का एक्सेंट चेंज हो गया। वेस्टव्यू के अंदर इसका एक्सेंट कुछ और है और बाहर कुछ और। वेस्टव्यू में कंटिन्यूटी एरर्स भर भर के मौजूद हैं, शायद इसीलिए विजन की आंखें भी ह्यूमंस की तरह दिखने लग गई। द डिटेल्स आर फजी इन द वेस्टव्यू। धीरे धीरे अब वांडा के बच्चों में पावर्स डेवलप होने लग गए। टॉमी को अचानक से अपने कूल अंकल की तरह सुपर स्पीड मिल गई। बाहर स्वॉर्ड के सर्वर रूम में डार्सी को पता चलता है कि टाइलर ने मोनिका के ब्लड सैंपल्स इन सब से छुपाए रखे थे। हेक्स में जाकर वापस आने के बाद से ही मोनिका का डीएनए चेंज हो गया। फोटोन बनने के लक्षण। वांडा का हेक्स लोगों का डीएनए चेंज कर सकता है। डार्सी की चेतावनी देने के बावजूद भी मोनिका और जिमी वेस्टव्यू में जाने की प्लानिंग करते हैं। मोनिका के एरोस्पेस इंजीनियर दोस्त ने इस काम के लिए स्पेशल गाड़ी बनाकर भेज दी। ये दोनों तो अपनी जान पर खेलकर वांडा और वेस्टव्यू के निवासियों को बचाने निकल गए, बट डार्सी वहीं रुक कर टाइलर को एक्सपोज करने का प्लान बनाती है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो टाइलर ने इन सबसे छुपाए रखी थी। टाइलर सीक्रेटली विजन के वाइब्रेनियम से उसे और उसके आसपास रहने वाले लोगों को ट्रैक कर रहा था। इसके बारे में बाकी किसी को कुछ नहीं पता। विजन वेस्टव्यू के एज पर जाकर देखता है कि वहां रहने वाले लोग तो हिल भी नहीं रहे। ग्लिच तक बात ठीक थी यार, बट यहाँ पर तो ये लोग एकदम स्टैचू बनकर खड़े हैं। विजन फौरन अपने असली रूप में आकर ऊपर से एरिया की छानबीन करता है कि तभी इसका ध्यान एग्नेस पर गया, जो किसी तरह रास्ता भटककर वेस्टव्यू के किनारे पहुंच गई। विजन के द्वारा जगाए जाने के बाद एग्नेस इसे पहचान लेती है कि ये भाई साहब तो एवेंजर हैं।
बट वेट, विजन जिंदा कैसे है? विजन को ना ही एवेंजर्स के बारे में कुछ पता है और ना ही उसकी मौत के बारे में। थोड़ी देर बाद एग्नेस जोर जोर से चुड़ैल की तरह हंसने लगती है, ये बोल के कि वांडा इन्हें यहाँ से कभी निकलने नहीं देगी। एग्नेस का ब्रेकडाउन देखकर विजन फिर से उसकी मेमोरी रिसेट करके उसे टाउन के अंदर भेजता है। तो क्या वाकई में इस सब के पीछे वांडा ही थी या एगाथा हार्कनेस विजन को गुमराह कर रही है? पिएट्रो वांडा की रियलिटी को देखकर काफी इंप्रेस हो गया कि कैसे उसने यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी सुधार दी, और जब तक कोई फेस्टिवल नहीं आता ये सारे बच्चों को भी सुला के रखती है ताकि बच्चों को वांडा के हेक्स पावर्स वाला दर्द सहना ना पड़े। बट वांडा यहाँ फिर से कंफर्म करती है कि उसे जरा भी आइडिया नहीं कि उसने ये रियलिटी कैसे बनाई या फिर बनाई भी कि नहीं। उसे तो बस इतना ही याद है कि वो सब कुछ खोने के बाद अकेलेपन का शिकार हो गई थी। इतना बोल के वांडा पिएट्रो की तरफ घूमती है कि बैंग, अनदर जंप स्केयर। विजन की तरह ही इसे पिएट्रो का भी ज़ॉम्बी वर्जन दिखता है। भाई ये चल क्या रहा है इस टाउन में? उधर एलिस एवेन्यू के एंड पर विजन वांडा के हेक्स बैरियर को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करता है। विजन के बाहर निकलते ही हेक्स उसे फुल फोर्स के साथ वापस वेस्टव्यू के अंदर खींचने लग गया। विजन को इतना पेन में देखने के बावजूद भी हेवर्ड उसकी मदद नहीं करता। उल्टा हेवर्ड को तो यहाँ पर यह देखना था कि विजन हेक्स से बाहर आने किस हद तक जा सकता है। डार्सी से विजन की हालत देखी नहीं गई, इसलिए वो खुद वहां जाकर विजन की मदद करने की कोशिश करती है, बट तभी उसे हेवर्ड के आदमी पास रखी गाड़ी से बांध देते हैं। विजन की बॉडी टुकड़ों में बटकर वेस्टव्यू के अंदर जाने लगती है। टॉमी के बाद अब बिली के पावर्स भी जाग गए। बिली ने भाप लिया कि उसके पापा किसी खतरे में हैं और इसने फौरन ये खबर अपनी मम्मी को दे दी। बिली की बातें सुनकर पिएट्रो विजन की कंडीशन का मजाक बनाता है कि भाई एक बार मरा हुआ बंदा 2 बार कैसे मरेगा। ये सुनते ही वांडा ने पिएट्रो को गुस्से से हवा में उड़ा दिया। फिर वांडा विजन को बचाने अपने पावर की मदद से हेक्स फील्ड को एक्सपांड करती है। धीरे धीरे अब डार्सी समेत स्वॉर्ड का पूरा बेस वांडा की पॉकेट डायमेंशन का हिस्सा बन गया। वह टाइलर हेवर्ड समय रहते वांडा की चपेट से बच गया। मॉनिका और जिमी दूर से सारी सिचुएशन को देख रहे थे। देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि सब कुछ वांडा के कंट्रोल में है। जो भी हो, यहाँ एक बात तो कंफर्म हो गई, विजन वेस्टव्यू के बाहर नहीं बच सकता। लगता है फिनाले में विजन एमसीयू को फाइनल गुड बाय बोलने वाला है। पिछले एपिसोड में हेक्स बैरियर को एक्सपांड करने के बाद वांडा ने खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया। इसे लगता है कि ऐसा करने से वो अपने आप को सबक सिखा रही है। हेक्स के एक्सपांशन के बाद मानो वांडा का उसकी रियलिटी पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। इधर की चीजें लगातार अपने फिजिकल फॉर्म को रीराइट करके ग्लिच करने लग गई, इवन इसके बच्चों के वीडियो गेम कंसोल्स। बट वांडा को उनकी कोई कंप्लेंट नहीं सुननी, उसे तो बस मस्त बेड पर पड़े अकेलापन एंजॉय करना था। बट थोड़ी देर बाद वांडा ब्रेकफास्ट करने बेडरूम से बाहर निकल गई और यहाँ इसने रियलिटी को खुद अपनी आंखों के सामने ग्लिच करते देखा। एपिसोड 7 में वांडा भी फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम ऑडियंस से बात करती है। ये वाले कैमरे में देखकर बात करने वाले टॉकिंग हेड शॉट्स हमें ऑफिस सिटकम की याद दिलाते हैं। आई मीन पावर जूम और शेकी कैमरा वगैरह। एज यूजुअल वांडा को परेशानी में देखकर हर बार की तरह एग्नेस एकदम सही समय पर आ गई। सरप्राइजिंगली वांडा को दरवाजा खोलने से पहले ही पता था कि एग्नेस आई है। एग्नेस वांडा के दिमाग को हल्का करने ट्विंस को अपने घर लेकर चली गई। वेस्टव्यू की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद से ही बिली को भी दिमाग में आवाजें सुनाई दे रही थी। बाहर हेवर्ड और उसके बचे कुछ एजेंट्स हेक्स पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मोनिका और जिमी उस एरोस्पेस इंजीनियर की भेजी आर्मर्ड व्हीकल को लेने चले गए। वेस्टव्यू में जाने से पहले डार्सी ने जिमी को हेवर्ड के प्रोजेक्ट कैटरैक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी थी। हमारा शक बिल्कुल सही निकला। हेवर्ड विजन की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स करके उसे स्वॉर्ड का सेंटिएंट वेपन बनाना चाहता था, बट उनकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो विजन की बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर पाए। पर बाद में वांडा ने विजन की बॉडी को चुराकर उसे जिंदा कर दिया, तो इसीलिए हेवर्ड बिना किसी को बताए वेस्टव्यू में कैद विजन को ट्रैक कर रहा था। वांडा फिर से कैमरे में देखकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि उसे अभी तक नहीं पता कि यहाँ उसके साथ क्या हो रहा है। बट तभी इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो तुम डिजर्व करती हो। ये सुनकर वांडा भी हैरान थी कि वेट, यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक। फिर आती है एपिसोड 7 की डिप्रेस्ड एड, नेक्सस कैप्सूल, जो डिप्रेशन भगाकर आपको अपनी फेवरेट रियलिटी दिखाएगी। क्या वांडा को भी किसी ने इस नेक्सस मेडिसिन जैसे कैप्सूल खिलाकर इस रियलिटी में अटकाए रखा है? वेल, नेक्सस के फायदे और साइड इफेक्ट सुनकर तो ऐसा ही लगा। Side effects include feeling your feelings, confronting your truth, seizing your destiny, and possibly more depression. उस हिसाब से फिलहाल वांडा साइड इफेक्ट्स वाले पीरियड में है। हेक्स में एंटर करने के बाद डार्सी भी स्वॉर्ड सर्कस का हिस्सा बन गई थी, बट फिर विजन उसकी मेमोरीज रिस्टोर करके उसे अपने साथ टाउन के अंदर लेकर जाता है। रास्ते में डार्सी विजन को सारी इन्फिनिटी सागा का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप देती है कि कैसे वांडा ने विजन को अपनी आंखों के सामने 2 बार मरते देखा। नॉट सो सरप्राइजिंगली विजन 2.0 को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। उसे तो बस अब वांडा का दिमाग ठिकाने लगाकर अपने बच्चों और वेस्टव्यू को इस हेल से बाहर निकालना है। लग रहा है कि कोई इन दोनों को जानबूझकर टाउन से बाहर रखना चाहता है। शायद इसीलिए ओपनिंग थीम में हमने बस वांडा का नाम देखा और बाद में बस फॉर्मेलिटी के लिए विजन का नाम ऐड हो गया।
बट सरप्राइजिंगली इस एपिसोड में विजन भी वांडा की तरह अपना कैरेक्टर प्ले करके फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा था। अगर अब विजन पूरी तरह से सेल्फ अवेयर है तो ये इंटरव्यू वाले नाटक क्यों? हेवन ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था कि हेक्स एक्सपांशन के बाद टीवी ब्रॉडकास्ट सिग्नल भी बंद हो गए, तो फिर ये फॉर्मेलिटीज क्यों भाई? विजन को भी फाइनली ये बात रियलाइज होती है और वो अपना इंटरव्यू अधूरा छोड़कर डार्सी के वैन से फेज आउट होकर वांडा को मिलने चला गया। वेट, ये दोनों सीन बड़े ही कंफ्यूजिंग थे। विजन का इंटरव्यू यहाँ टाउन के अंदर चला था और इनके वैन इधर टाउन के बाहर अटकी थी। भाई चल क्या रहा है ये? बिली और टॉमी एग्नेस के घर आकर काफी खुश हैं। बाहर की तरह बिली को अपने दिमाग के अंदर आवाजें सुनाई नहीं दे रही। यू आर क्वाइट एग्नेस। बच्चे ने पहचान लिया लगता है अपने आंटी को। ओके, मोनिका का बैडएस ओला लेकर हेक्स को तोड़ने वाला प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। इन्होंने जितना सोचा था वो हेक्स उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग निकला। वांडा का हेक्स ट्रक की रियलिटी को चेंज करके उसे बाउंड्री से बाहर फेंक देता है। मतलब मोनिका को अब बिना किसी प्रोटेक्शन के हेक्स को क्रॉस करना होगा। जिमी के मना करने के बावजूद भी मोनिका हेक्स के अंदर घुसती है और यहाँ तीसरी बार टीएनए चेंज होने के बाद इसे मिल गए अपने फोटोन वाले पावर्स, ब्लू आईज और एनर्जी मैनिपुलेशंस वगैरह। टाउन के अंदर घुसते ही ये अपनी आंखों से एनर्जी को देखती है। अगर फोटोन ने एक बार एनर्जी को पढ़ लिया तो वो उसे कंट्रोल भी कर सकती है। शायद इसीलिए इस बार अंदर आने पर इसके कपड़े चेंज नहीं हुए। मोनिका पर अब वांडा का जादू नहीं चलने वाला। मोनिका फौरन वांडा के घर जाकर उसे हेवर्ड के प्लान के बारे में बताती है कि हेवर्ड ये सब विजन को हासिल करने के लिए कर रहा था। वांडा को विलन बनने की बजाय एक एवेंजर की तरह यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए। हेवर्ड का नाम सुनते ही वांडा गुस्से में मोनिका पर अपने एनर्जी ब्लास्ट से हमला करती है। बट जैसा कि मैंने कहा था, इस बार वांडा का जादू इस पर नहीं चलने वाला। She's gonna do superhero landing. Wait for it. Woo! Superhero landing. मोनिका वांडा की एनर्जी को कंट्रोल करके सुपर हीरो लैंडिंग करती है। ये देखकर वांडा भी बड़ी कंफ्यूज हो गई। ये कैसे हो गया? इस वाले सीन में पोस्टमैन और डॉटी भी दिख गए। ये लोग इस पर नजर रखे हुए थे क्या? इससे पहले कि इन दोनों के बीच में मोर्टल कॉम्बैट मैच शुरू हो जाए, वहां पर एग्नेस आकर वांडा को अपने घर लेकर जाती है। टाइम फॉर द बिग रिवील। एग्नेस के घर जाकर वांडा देखती है कि वहां उसके बच्चों का कोई अता पता नहीं। एग्नेस इसे बताती है कि डोंट वरी, बच्चे शायद बेसमेंट में खेल रहे होंगे। वांडा समझ गई कि मामला गड़बड़ है। एग्नेस का बेसमेंट लगता है फुल स्ट्रेंजर थिंग्स वाले अपसाइड डाउन के थीम से इंस्पायर्ड है। फिर एग्नेस अपने केव में आकर वांडा को बताती है कि उसका असली नाम एगाथा हार्कनेस है और वो भी वांडा की तरह ही एक विच है, बट कोई म्यूटेंट विच नहीं, एक्चुअल विंटेज टाइप की विच। इसी ने वांडा के दिमाग पर कंट्रोल करके उससे ये सब करवाया। वेस्टव्यू में जो कुछ भी चल रहा है उस सब के पीछे एगाथा का ही हाथ है। यह शुरुआत से ही यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी। स्पार्की की मौत, फेक पिएट्रो, सबके पीछे यही थी। इवन इंटरव्यू वाले कैमरे के पीछे भी एगाथा ही बैठी थी। ओरिजिनल एमसीयू इज बैक बेबी। सिर्फ स्टोरी ही नहीं, इस वाले एपिसोड में तो पोस्ट क्रेडिट सीन भी था। पोस्ट क्रेडिट सीन में मोनिका एग्नेस के बेसमेंट को ढूंढकर अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसे पिएट्रो ने पकड़ लिया और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एगाथा हार्कनेस की बैक स्टोरी से, द सैलम विच ट्रायल्स का एमसीयू वर्जन। कॉमिक्स में सैलम 7 ने एगाथा को ढूंढकर जलाया था, बट इस वाले वर्जन में एगाथा की माँ और 7 अलग जादूगरनियां एगाथा को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। शायद ये उसकी बहनें होगी या फिर एमसीयू वाले सैलम 7। जो भी है, इनकी कहानी तो शुरू होते ही खत्म हो गई। एगाथा अपने विच ग्रुप को धोखा देकर डार्क मैजिक या काले जादू की प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए उसकी माँ और कोवन के बाकी मेंबर्स उसे सजा दे रहे हैं। बट एगाथा का मानना है कि उसने कोई रूल्स नहीं तोड़े। वो अब इतनी पावरफुल बन गई है कि उनके रूल्स अब इस पर काम नहीं करते। ये सुनकर सारे विचेस एगाथा से उसके पावर्स छीनने लगते हैं, बट एगाथा इज टू पावरफुल टू हैंडल। एगाथा उल्टा अपने जादू से उन सारे विचेस की एनर्जी चूस कर उन्हें मार देती है। डैम। इतना सब होने के बावजूद भी एगाथा को लगता है कि वो एक अच्छी जादूगरनी बन सकती है, बट इसकी मम्मी को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ये सुनकर एगाथा अपनी माँ को भी मार देती है और उसकी बॉडी से वो आइकॉनिक ब्रोच चुरा लेती है। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। एगाथा के बेसमेंट में वांडा को पता चलता है कि वो यहाँ अपने पावर्स यूज नहीं कर पा रही और ना ही एगाथा का दिमाग पढ़ सकती है, क्योंकि एगाथा ने इस एरिया में किसी टाइप का सुरक्षा मंत्र पढ़कर रखा है। ये हेक्सागोन्स में लगे सिंबल्स देख रहे हो, इधर बस एगाथा का ही जादू चलेगा। एगाथा ये सोचकर परेशान है कि इतनी पावरफुल जादूगरनी होने के बावजूद भी वांडा को ये बेसिक प्रोटेक्शन मंत्र वाली चीजें कैसे नहीं पता। एगाथा यहाँ पर यह जानने आई है कि वांडा ने इस फेक रियलिटी को कैसे बनाया। यस, इस हैक्स के पीछे एगाथा का कोई हाथ नहीं। वो तो बस वांडा को मैनिपुलेट करके उसका जादू सीखना चाहती है। इसलिए उसने फेक पिएट्रो या फिएट्रो को भेजा ताकि वांडा डिप्रेशन में जाकर अपने असली पावरफुल रूप में आ सके। बट एज यूजुअल वांडा को जरा भी आइडिया नहीं कि उसने यह हैक्स कैसे बनाया।
एगाथा थोड़ी ना उसे इतनी आसानी से छोड़ देगी। अगर वांडा अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती है तो इसे अपने डार्क मेमोरीज में जाकर सच्चाई को ढूंढना होगा। वांडा के पास एगाथा के साथ मेमोरी ट्रिप पर जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। पहले ये जाते हैं वांडा के बचपन वाली मेमोरीज में। वांडा और पिएट्रो अपने फैमिली के साथ डेली पुराने सिटकम शोज देखा करते थे कि तभी इनके घर पर स्टार्क इंडस्ट्रीज के बनाए 2 बम आकर गिर गए। जैसा कि हम जानते हैं, पहले बॉम्ब ने वांडा के पेरेंट्स की जान ले ली और दूसरा बॉम्ब 2 दिन तक नहीं फटा। बट वेट, यहाँ वांडा की मेमोरीज इसे ऐसा कुछ बता रहे थे कि शायद वांडा ने वो बॉम्ब डिफ्यूज किया हो। वांडा के पास बचपन से ही नेचुरल विच वाले पावर्स थे। आई मीन एटलीस्ट एगाथा का रिएक्शन देखकर तो ऐसा ही लगा। ये चीज आगे भी कंफर्म होगी। स्टार्क इंडस्ट्रीज का बॉम्ब फेल होकर 2 दिन तक नहीं फटा, चांसेस थोड़े कम है ना। हो सकता है कि छोटी वांडा ने सबकॉन्शियसली अपने पावर्स की मदद से उस बॉम्ब को फटने से रोक लिया हो। वांडा के फर्स्ट ट्रॉमा को देखने के बाद ये दोनों अगली मेमोरी में जाते हैं, जहां कुछ हाइड्रा रिसर्चर्स माइंडस्टोन की मदद से वांडा पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इनके हिसाब से अब तक जो भी माइंडस्टोन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है वो जिंदा नहीं बचा। बट वांडा के माइंडस्टोन के कांटेक्ट में आते ही उसे अजीब से विजन्स आने लगते हैं, स्कारलेट विच के विजन्स। ये आइकॉनिक कॉस्ट्यूम देख रहे हो, शायद माइंडस्टोन यहाँ वांडा को उसका फ्यूचर दिखा रहा था। सरप्राइजिंगली यहाँ वांडा के साथ जो कुछ भी हुआ वो बाकी किसी ने नहीं देखा, इवन इनका कैमरा तक कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एगाथा की फैन थ्योरी के हिसाब से वांडा में ऑलरेडी विच वाले पावर्स थे जो इन्फिनिटी स्टोन के कांटेक्ट में आते ही और ज्यादा एम्पलीफाई हो गए। इंटरेस्टिंग। मेमोरी ट्रिप का अगला स्टॉप होगा एवेंजर्स कंपाउंड, जहां वांडा और विजन पहली बार एक साथ रह रहे थे। पिएट्रो के मरने के बाद वांडा सदमे में बैठी मॉडर्न सिटकम्स देख रही थी। विजन इसके बाजू में बैठा उसका मन बहलाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ वांडा अपने लाइफ के दूसरे बड़े ट्रॉमा से गुजर रही थी। इसके लाइफ का तीसरा बड़ा ट्रॉमा इसके साथ बैठा हुआ है। इधर एगाथा समझ जाती है कि जो कुछ भी हुआ होगा वो विजन के मरने के बाद हुआ। विजन की मौत ने वांडा के अंदर कुछ ऐसे पावर्स ट्रिगर कर दिए जिसके बाद ये हेक्स बना। इस चीज को डिटेल में जानने हमें मेमोरी लेन के फाइनल स्टॉप पर जाना पड़ेगा, स्वॉर्ड हेडक्वार्टर, जहां से एलिजिडली वांडा ने विजन की बॉडी चुराई। वांडा विजन की बॉडी लेने स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स गई तो थी, बट उसे फिर से जिंदा करने नहीं बल्कि उसकी बॉडी को इज्जत से दफनाने के लिए। बट हेवॉर्ड इस चीज के सख्त खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि वांडा $1 बिलियन के वाइब्रेनियम को ऐसे ही कहीं जमीन में दफना दे। पहले तो वांडा गुस्से में अपने पावर्स की मदद से विजन की बॉडी को यहाँ से ले जाने वाली थी, बट उसके पार्ट्स को स्कैन करने के बाद वांडा समझ गई कि हेवॉर्ड ठीक कहता है। उसका विजन अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये तो बस वाइब्रेनियम के टुकड़े हैं। सच जानने के बाद वांडा रोते हुए वहां से चली गई। यस, बिना विजन की बॉडी को लिए। मतलब हेवॉर्ड ने मोनिका से सरासर झूठ कहा था। विजन की बॉडी तो अब भी स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स में ही पड़ी है। बाहर निकलकर वांडा अपने गाड़ी में बैठकर सीधा वेस्टव्यू के लिए निकल गई, जहां पहले तो सब कुछ एकदम ठीक था। भाई ये पोस्टमैन भी रियल में कोई नॉर्मल डिलीवरी गाई था, बट वेस्टव्यू ही क्यों? वेल, क्योंकि विजन ने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी थी। विजन यहाँ पर वांडा के साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजारना चाहता था। आउच। और यहाँ आता है द ट्रिगर पॉइंट। अपने फ्यूचर होम के प्लॉट पर बैठकर वांडा दर्द और गुस्से में जबरदस्त केओस एनर्जी रिलीज करती है। वांडा की बॉडी से निकली एनर्जी की चपेट में आकर वेस्टव्यू का सारा एरिया हेक्स का हिस्सा बन गया। विजन 2.0 का जन्म भी वांडा के केओस पावर की वजह से ही हुआ था। हाँ, इट्स ऑल वांडा, जस्ट वांडा, नो मेफिस्टो। सारी कहानी जानने के बाद एगाथा समझ जाती है कि वांडा एक्चुअल में कौन है। केओस मैजिक यूज करने वाली स्कारलेट विच। ये इट्स ऑफिशियल, वांडा को भी फाइनली मेड अप नेम मिल ही गया। एगाथा इससे इतना डर रही है कि उसने वांडा के बच्चों को ढाल बनाकर अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज किया। फिर मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि हेवॉर्ड ने वांडा के फेंके ड्रोन में लगी केओस एनर्जी की मदद से विजन की बॉडी को जिंदा कर दिया। द व्हाइट विजन। कॉमिक्स में विजन के सेकंड इनकारनेशन एके व्हाइट विजन में कोई भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस नहीं थी। सो लग रहा है कि ये व्हाइट विजन भी टर्मिनेटर की तरह इमोशनलेस किलिंग मशीन होगा। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है सीधा एगाथा वर्सेस वांडा के हैरी पॉटर स्टाइल लड़ाई से। वांडा बच्चों को अंदर भेजकर एगाथा से 1-on-1 लड़ने गई थी कि तभी एगाथा उसे बताती है कि वो यहाँ पर वांडा से उसके केओस पावर्स को छीनने आई थी। अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड ने फैंस के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर नहीं किए, बट इसमें दिखाए एक्शन सीन्स कमाल के थे। इसी लड़ाई के दौरान वांडा एगाथा पर कार क्रैश करती है कि तभी यहाँ द व्हाइट विजन आ गया। तो भाई हेक्स को क्रॉस करने के बाद भी इसकी रियलिटी चेंज नहीं हुई और ना ही इसे अल्ट्रॉन की आवाज है। वांडा इधर व्हाइट विजन को देखकर काफी कंफ्यूज थी कि तभी व्हाइट विजन वांडा का सर फोड़ने की कोशिश करता है, बट समय रहते रेड विजन ने इसकी जान बचा ली। उधर मोनिका को पता चलता है कि पिएट्रो का असली नाम राल्फ बोनर है, जिसे एगाथा ने स्पेशल नेकलेस की मदद से कंट्रोल किया था। एगाथा जिस घर में रह रही है वो घर भी इसी का है।
मोनिका राल्फ को एगाथा की कैद से छुड़ाकर बाहर चली गई। एक इधर विजन वर्सेस व्हाइट विजन की फाइट चली है तो दूसरी तरफ वांडा वर्सेस एगाथा की वो जादुई किताब वाकई में डार्क होल निकली, जिसके अंदर स्कारलेट विच के बारे में एक डेडिकेटेड चैप्टर दे रखा है। एगाथा वांडा को उसकी सच्चाई दिखाने वेस्टव्यू को लोगों को उनके लूप से निकाल देती है। वांडा के जादू से बाहर आते ही सारे वांडा को कोसने लग गए कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी इतनी नरक बन गई थी। वांडा इन सब की बातों से तंग आकर सबकॉन्शियसली उनका गला दबाने लगती है। वांडा को फाइनली अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वो वेस्टव्यू के लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने अपने हेक्स को तोड़ने लगी। इसी मौके का फायदा उठाकर हेवर्ड उसकी आर्मी को वेस्टव्यू के अंदर भेजता है। जिमी ने मौका देखकर चुपके से FBI को भी यहाँ पर बुलवा लिया ताकि सब कुछ शांत होने के बाद हेवर्ड यहाँ से बच के ना निकल पाए। बट वेट, अगर वांडा ने हेक्स को तबाह किया तो विजन के साथ साथ वो अपने बच्चों को भी खो देगी। एगाथा इसे याद दिलाती है कि वांडा को अब वेस्टव्यू और उसके फैमिली के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा। ऑब्वियसली वांडा ने अपनी फेक फैमिली को चुना और हेक्स को बंद कर दिया। एगाथा धीरे धीरे वांडा के पावर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लग गई। मतलब फिर से वांडा वर्सेस एगाथा और विजन वर्सेस व्हाइट विजन के बीच लड़ाई शुरू। बट अब लड़ाई में हेवर्ड की आर्मी भी शामिल हो गई। हेवर्ड की आर्मी के लिए तो बस बिली और टॉमी ही काफी हैं। विजन और व्हाइट विजन पास की लाइब्रेरी में जाकर लड़ रहे थे कि तभी दोनों के समझ आ गया कि वेट, इस मामले को तो बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है। लाइब्रेरी में उठते हुए थोड़ा नॉलेज खेलने के बाद विजन व्हाइट विजन की मेमोरीज को रिकवर कर देता है ताकि उसे पिछला सब कुछ याद आ जाए। अपेरेंटली एक कार्बन बेस्ड सिंथेजॉइड होने की वजह से विजन की मेमोरीज को आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। अपने मेमोरीज को वापस पाने के बाद व्हाइट विजन आई एम विजन बोलकर वहां से चला जाता है। ये अब सीधा मूवीज में ही दिखेगा शायद। बाहर हेवर्ड बुज़दिलों की तरह वांडा के बच्चों पर गोलियां चलाता है बट मोनिका बीच में जाकर उन बुलेट्स को रोक लेती है। धूप 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 फोटोन। ये देखकर हेवर्ड वहां से भागने की प्लानिंग में था कि तभी डार्सी उसे रोक लेती है। फाइनली वांडा अपने एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली माइंड कंट्रोल ट्रिक को एगाथा पर यूज करती है, उसे उसके पुराने ट्रॉमा की याद दिलाने। बट एगाथा इज टू पावरफुल फॉर दिस। एगाथा उल्टा वांडा को पकड़कर उसे बताती है कि वांडा के पावर तो तगड़े हैं बट वो कम एक्सपीरियंस की वजह से मात खा गई। इधर एगाथा वांडा को ऑफर देती है कि अगर उसने एगाथा को अपने सारे पावर्स दे दिए तो बदले में ये वांडा के ब्रोकन हेक्स मैजिक को फिक्स करके वांडा को हमेशा हमेशा के लिए उसके फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने एक फेक रियलिटी में अटका देगी। यहाँ पर वांडा को स्कारलेट विच का आइकॉनिक क्राउन भी मिल गया बट फिर वांडा एगाथा के ऑफर को ठुकरा कर उसे अपने जाल में फंसाती है। इसने एगाथा को चकमा देकर अपने रूम्स के अंदर अटका दिया। मतलब यहाँ पर एगाथा का जादू नहीं चलने वाला। याद है ना ये वाला सीन। वांडा एगाथा से सारे पावर्स वापस लेकर फुल ऑन स्कारलेट विच का रूप ले लेती है। नया आउटफिट एकदम बढ़िया है। बट एगाथा को मारने की बजाय वो उसके दिमाग पर कंट्रोल करके इसे वेस्टव्यू में अटकी एग्नेस बना देती है, द नोजी नेबर। फिर वांडा अपनी फैमिली को फाइनल गुड बाय बोलकर हेक्स को मिटा देती है। The beginning is the end and the end is the beginning. Obviously वांडा ने जो कुछ भी किया उसके बाद वेस्टव्यू वाले उसे माफ नहीं करने वाले। बट मोनिका इसे बताती है कि वो वांडा का दर्द समझ सकती है। अगर इसके पास ऐसे रियलिटी बेंडिंग पावर्स होते तो वो खुद भी अपनी मम्मी को जिंदा करने की कोशिश करती। FBI ने हेवर्ड को अरेस्ट कर लिया और स्कारलेट विच वेस्टव्यू को छोड़कर नए घर की तलाश में निकल गई। एपिसोड 9 में मिड क्रेडिट सीन भी है और पोस्ट क्रेडिट सीन भी। मिड क्रेडिट सीन में एक स्क्रल मोनिका को लेकर उसकी मम्मी के ओल्ड फ्रेंड से मिलवाने लेकर जाती है। शायद निक फ्यूरी की बात हो रही थी जो ऊपर स्पेस में बैठा मजे कर रहा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि वांडा फुल इन्फिनिटी वॉर वाले थैनोस स्टाइल में अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रही है पर अंदर इसकी अल्टर ईगो AKA द स्कारलेट विच पूरी तरह से डार्क होल में घुसी हुई थी। यहीं इसने अपने बच्चों को भी चिल्लाते हुए सुना। तो क्या टॉमी और बिली की आत्मा अब मेफिस्टो की कैद में है? चुप! बिल्कुल चुप! और यहाँ होता है एपिसोड 9 खत्म। तो भाई वो जिमी का मिसिंग इन्फॉर्मेंट कौन था? राल्फ के घर के नीचे प्राचीन विच का बेसमेंट कहाँ से आया? राल्फ को क्विक सिल्वर वाले पावर्स कहाँ से मिले? क्या एगाथा ने उसे ऐसे ही गिफ्ट कर दिए? जब व्हाइट विजन अंदर आया तो वांडा के हेक्स ने उसकी रियलिटी क्यों नहीं अल्टर की? क्या वांडा के हेक्स ने व्हाइट विजन को भी नॉर्मल विजन समझकर ऐसे ही अंदर आने दिया? अरे भाई ये बेसिक डाउट्स कौन क्लियर करेगा? एनीवेज दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।